हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार महतो यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताया है अध्याय 2 केमिस्ट्री का, जो क्लास 10th का है, लवण, क्षार और अम्ल के बारे में। इसमें मैंने इस सब को बता दिया है। इसके बाद जो बचा हुआ था वो लेकर आए हैं। चलिए अब बता रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, ठीक है। इसका पार्ट 2 वीडियो होगा। तो इसमें मैंने सूचक बता दिया है, और हाँ, सूचक बता दिया है। थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसमें भी कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक उसे कहते हैं जो गॉड गिफ्टेड, मतलब कि वैसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस पत्र, लाल गोभी का पत्ता होता है, जो प्यूटोनिया नामक फूल होता है, हल्दी, चुकंद, हल्दी इत्यादि, ठीक है। ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम सूचक में आता है क्या? जो अपने से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जिसको बनाया जाता है, ठीक है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनेप्थलीन इत्यादि, ठीक है। चलिए अब गंधीय सूचक के बारे में। तो गंधीय सूचक उसे कहते हैं जो गंध के माध्यम से जिनका पता लग जाए कि ये क्षारीय है या अम्लीय, जैसे कि आ जाता है प्याज और लौंग का तेल, ठीक है। चलिए अब चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा इसमें कि सूचक का रंग परिवर्तन कैसे कैसे होता है, ठीक है। पहला है सूचक, दूसरा रंग में परिवर्तन और तीसरा गंध में परिवर्तन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब फर्स्ट में जो दिया है वो लिटमस। तो लिटमस का, अगर लिटमस पत्र को लाल विलयन में डाला जाए, मतलब लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डाला जाए तो उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तथा इसे अगर हम क्षार में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। चलिए दूसरा आ गया इसमें, लाल गोभी का पत्ता, ठीक है, या इसका रस, ठीक है। इसको अगर हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर लाल हो जाता है, ठीक है। तथा इसको अगर क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर हरा हो जाता है। उसके बाद हल्दी को यदि हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो रंगहीन होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि इसको क्षार में डाला जाता है ना, तो ये लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। चलिए अब चौथा नंबर बताते हैं कि एक प्यूटिनिया नामक फूल आता है, जिसको हाइड्रेजीनिया का फूल भी कहा जाता है, या इसका रस। इसको अगर हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर नीला हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में डालने से इसका कलर गुलाबी हो जाता है। अब इसके बाद फिनेप्थलीन को अगर हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर चेंजिंग नहीं होता है, अर्थात रंगहीन रहता है, रंगहीन उदासीन, ठीक है, इसे कह सकते हैं। और इसको अगर हम क्षार में डालें तो इसका कलर गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज को अगर हम अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका कलर लाल हो जाता है, तथा इसको क्षारीय विलयन में जब डालते हैं तो इसका कलर पीला हो जाता है। प्याज का रस तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठीक है। प्याज का रस जो होता है यह तीक्ष्ण गंध वाला होता है, ठीक है। मतलब कि अम्लीय विलयन में जब डालेंगे प्याज के रस को तो यह तीक्ष्ण गंध उत्पन्न करेगा, जबकि इसको क्षार में डालेंगे तो कोई गंध उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। वैनिला इत्र को यदि हम किस में डालें? अम्लीय विलयन में डालते हैं तो इसका गंध पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। जबकि समान ही, मतलब वैनिला इत्र का जैसा ओरिजिनल गंध होता है उसी प्रकार का रहेगा। जबकि इसको अगर हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो कोई परिवर्तन इसमें भी देखने को नहीं मिलता है। और लौंग के तेल को जब हम क्या करते हैं, अम्लीय विलयन में डालते हैं तो सेम उसी प्रकार का गंध रहेगा। जबकि अगर अम्लीय विलयन में लौंग के तेल को डालते हैं तो इसका गंध लौंग के तेल का जैसा गंध रहता है उसी सिमिलर रहेगा, मतलब समान ही रहेगा। और इसको जब हम क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका गंध समाप्त हो जाएगा, अर्थात गंधहीन हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को धातु की अभिक्रिया। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण धातु और अधातु के अभिक्रियाओं पर ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, तो इसको बता रहे हैं। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ, और एक तरफ क्या लिखा हुआ है इस डायग्राम में? क्षार के साथ, ठीक है। तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया और क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है अम्ल के साथ अभिक्रिया और इधर क्षार के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया, मान लीजिए कि HCl प्लस एक धातु इसमें अभिक्रिया करा, क्या? Zn। तो इसके फलस्वरूप बना क्या? ZnCl2। और ये हाइड्रोजन गैस जो है वह क्या हो गए?
उत्सर्जित हो गया, मतलब कि हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुआ। हाँ, तो जब भी अम्ल के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया होएगा तो इसमें कोई ना कोई गैस जो है विक्षेपित जरूर होएगा। तो इस प्रकार से अम्ल विक्षेपित हुआ और गैस। तो चलिए अब मैं बताता हूँ पंप एस्ट्रेट। ये पंप एस्ट्रेट क्या होता है? कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि लगभग हम लोग नहीं पढ़े होते हैं और एग्जाम में भी आ जाते हैं। उसी में एक पंप एस्ट्रेट मान लीजिए कि इस प्रकार का प्रश्न है। चलिए बता रहे हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रखनली के पास जब कोई जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे क्या कहते हैं? पंप ध्वनि। उसे पंप ध्वनि कहते हैं। ये फटफट की आवाज़ करके और तब जलती है, ठीक है। तो इसे पंप एस्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। धातुओं के कार्बोनेट तथा धातुओं के बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, तो अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया और क्षार के साथ धातुओं की अभिक्रिया। देखिए, क्षार के साथ जो है धातु की तो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट की अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, ठीक है। ये केवल अम्ल के साथ ही हो सकते हैं। कार्बनिक जितने भी धातु होंगे ये केवल, और बाइकार्बोनिक, ये दोनों केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्षार के साथ कोई अभिक्रिया इनका नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि धातु जो है, धातु के बाइकार्बोनेट और धातु के कार्बोनेट ये केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, न कि क्षार के साथ। क्षार के साथ इनकी अभिक्रियाएं नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। ये तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे है चूने के पानी का एस्टेट। अब देखिए, चूने के पानी का एस्टेट जो है, यहाँ पे भी एक मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी का रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पे कार्बोनेट ऑक्साइड जो होता है उसको क्या करते हैं, जब पानी में, चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो इस कारण से पानी का कलर कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद मैं बताता हूँ अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करती हैं तो ये तो साधारणतः पता ही होगा आप लोगों को कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है और ये विलयन जो होता है ना, उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो इसे उदासीन अभिक्रिया भी कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए बता रहे हैं अब थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से। उदासीनीकरण या उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर ले। जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं तो उस टाइम ये अभिक्रिया कहलाएगा क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए बुक में क्या दिया है, नोट्स में थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षार का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, ये सही है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं ना तो क्षार का गुण अम्ल द्वारा और अम्ल का गुण क्षार द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और इसके बाद निर्माण क्या हो जाता है? लवण और प्लस में जल, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, जब भी कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा ही, लवण और जल बनाएगा। हाँ, परीक्षा में, एग्जाम में आ सकता है कि क्या होता है जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करे। क्या होता है जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करे? तो इसको डिफाइन करेंगे क्या कि लवण और जल बन जाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बन जाता है। चलिए इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। कॉपर और क्लोराइड, मतलब कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। धात्विक ऑक्साइड के क्षारकों के साथ अभिक्रिया, मतलब कि क्या होता है जब कोई धातु किसी क्षार से अभिक्रिया करे। क्या होता है जब कोई धातु किसी क्षार से अभिक्रिया करे? तो इस टाइम क्या होता है कि जब कोई धातु किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल ही बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल ही बनता है। और इसमें क्या होता है ये बता देते हैं नोटेबल पॉइंट में।
धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और ये क्या, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये जल को अलग तोड़ देते हैं और लवण अलग टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई धातु किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल का ही निर्माण होएगा। चलिए इसके बाद बताते हैं जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो फर्स्ट पॉइंट है, जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, जिसे हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। हाँ, जल की उपस्थिति में जो अम्ल हैं वह क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित कर देते हैं, इसे आयन भी कहते हैं या हाइड्रोजन आयन भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में रहेगा इतना ही, और इसके बाद मैं बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा तथा लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप दबाइएगा तो मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके यूट्यूब खोलते ही पहुंच जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो कम से कम मतलब इतना कृपा कीजिए कि बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।